आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन, अकाउंटिंग। अब देखो, अकाउंटिंग से हम सामान्यतः क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग का अर्थ होता है हिसाब किताब रखना। तो वही अकाउंटिंग की परिभाषा भी लगभग वही है यहाँ पर कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। अकाउंटिंग दरअसल क्या है? वित्तीय जानकारी का संग्रह करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका वर्गीकरण करना, सारांश लिखना और विश्लेषण करना, इन सबको मिलाकर अकाउंटिंग कहते हैं। केवल वित्तीय जानकारी का संग्रह नहीं करना, वित्तीय जानकारी का संग्रह करना तो है ही, उसके साथ रिकॉर्ड रखना, उसका वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, विश्लेषण करना और उससे संबंधित जो भी क्रियाविधि होती है उसको, वित्त से फाइनेंस से संबंधित जो भी क्रियाविधि है उसको करना ही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है, अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो ये सामान्य सी परिभाषा है। मतलब किसी भी बिजनेस के संदर्भ में जो भी लेन देन, जो भी लिखा पढ़ी करना, वो कहलाता है लेखांकन। सब चीज का लिखा पढ़ी, क्या आया क्या गया, कितना क्या है, सारी चीज की जानकारी। अब देखो, इसकी परिभाषा दी है कार्टन ने। कार्टन के अनुसार लेखांकन उन समस्त व्यापारिक लेन देनों का उचित ढंग से लेखा करने की कला एवं विज्ञान है। देखो, कार्टन पहली बात तो क्या कह रहा है कि ये जो एक लेखांकन है ये कला एवं विज्ञान दोनों है। तो उन समस्त व्यापारिक लेन देनों का उचित ढंग से लेखा करने की कला एवं विज्ञान है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का हस्तांतरण होता है। आप तो बस इस शब्द को याद रखना, कला और विज्ञान, कार्टन कह रहा है। फिर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने इसको परिभाषित किया है आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने, संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर तर्क युक्त निर्णय लिए जाते हैं। मतलब ये आपको निर्णय लेने की एक क्रिया बता रहा है लेखांकन को, कि इसी के आधार पर क्या है, निर्णय लिए जाते हैं। तो ये दो परिभाषा है, कार्टन की और अमेरिकन अकाउंटिंग एजेंसी की। अब देखो, हर देश में क्या है, लिखा पढ़ी अलग अलग ढंग से होती है, खाते अलग अलग प्रकार से बढ़ते हैं। तो भारत में जो लेखांकन के लिए जो एक संस्था है कि जो लेखांकनों को प्रशिक्षण करती है, उनके खातों की जांच करती है, उनका फॉर्मेट तैयार करती है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये दो संस्थाएं हैं जो भारत में लेखांकन के प्रमाणों का निर्धारण और उनके प्रशिक्षण का कार्य करती हैं। ठीक है ना? अब देखो, यहां पर लेखांकन के साथ एक शब्द और प्रयोग होता है जिसको कहते हैं बही खाता। लेखांकन के साथ एक शब्द और प्रयुक्त होता है जिसको कहते हैं बही खाता। बही खाता ये भी लेखांकन के समानार्थी के रूप में प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। अब देखो, पहले कह दिया कि सामान्यतः ये लेखांकन के समानार्थी के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन लेखांकन और बही खाता में अंतर होता है। बही खाता का मतलब होता है जो भी व्यापारिक लेन देन हो रहा है, व्यापारिक लेन देन, उसका लेखा जोखा रखना या लिखा पढ़ी, व्यापारिक लेन देन को लिखना। एक आपने कॉपी बना ली और उस कॉपी में दिन भर में जो भी गतिविधि हुई व्यापार के अंतर्गत ली, कि इतने लोग काम पे आए, इतना सामान आया, इतना खर्चा हुआ, इतना चाय का बिल आया, इतना ये पूरी ये कहलाती है बही खाता। और लेखांकन थोड़ी दरअसल क्या है, इससे ब्रॉडर अवधारणा है। तो देखो, आपको लेखांकन और बही खाता में अंतर पता होना चाहिए। बही खाता और दूसरा पक्ष क्या है, लेखांकन, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। दरअसल जो बही खाता है ना, इसे प्रतिदिन तैयार किया जाता है, डेली बेसिस पे इसे प्रतिदिन तैयार किया जाता है। और जो अकाउंटिंग है, इसको वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, वर्ष के अंत में, ईयर एंड, वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। ये केवल लिखने और वर्गीकरण तक सीमित है, लिखने व वर्गीकरण तक सीमित है। सीमित काम है ना, डे बाय डे का लिखना है, और इसमें लिखना भी है, वर्गीकरण भी करना है और विश्लेषण भी करना है।
विश्लेषण भी शामिल हो जाता है। ये लेखांकन के पहले किया जाता है, लेखांकन के पहले। डे बाय डे का हो रहा है, लेखांकन तो वर्ष के अंत में होगा। और ये बही खाता के पश्चात की जाने वाली क्रिया है, बही खाता के पश्चात की जाने वाली क्रिया है, ठीक है ना। इसमें सामान्य स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो वो इसको मेंटेन कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग के लिए विशेषज्ञ योग्यता या विशेष योग्यता, सीए तैयार करता है इसको, चार्टर्ड अकाउंट, विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें पूर्ण शुद्धता की जांच संभव नहीं है, पूर्ण शुद्धता की जांच संभव नहीं। और इसमें क्या है, पूर्ण शुद्धता संभव है, पूर्ण शुद्धता संभव है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका बही खाता और लेखांकन में अंतर हो गया। सामान्यतः हम क्या कह रहे हैं कि समानार्थी के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन पर्याप्त अंतर है बही खाता और लेखांकन में, ठीक है ना। और देखो पहले ही कार्टन ने बोल दिया है कि ये कला और विज्ञान दोनों है, तो बस क्यों है इससे मतलब नहीं है, आप तो बस इतना याद रख लेना कि लेखांकन क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि लेखांकन कला है विज्ञान है क्या है, तो कला और विज्ञान दोनों ही है, ठीक है। फिर इसमें हमको देखना है लेखांकन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन की शाखाएं। तो देखो लेखांकन की शाखाएं, 3 शाखाएं हैं। पहला है वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन। देखो वित्तीय लेखांकन मतलब ऐसा लेखांकन जिसके अंतर्गत वित्तीय डाटा, फाइनेंशियल डाटा, वित्तीय डाटा का लेखांकन किया जाता है। मतलब वित्तीय डाटा का लेखांकन, अब लेखांकन मतलब क्या है, उसका वित्तीय डाटा को लिख रहे हैं, विश्लेषित कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, उसका सारांश निकाल रहे हैं, वो जो परिभाषा बता रहे हैं कि रिकॉर्ड रखना, संग्रह करना, वो लेखांकन। और कौन सा, वित्तीय, तो उसको कह रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, कहते हैं इसको लागत लेखांकन, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या है, इसके अंतर्गत प्रति इकाई लागत का पता लगाया जाता है, प्रति इकाई लागत का पता लगाया जाता है। प्रति इकाई, भाई तुमने जो प्रोडक्ट उत्पन्न किया है उसकी प्रति इकाई लागत, इस पे फोकस है। फाइनेंशियल डाटा तो क्या है, सब चीज रख रहा है कि कितना आया, कितना गया, कितना उत्पादन हुआ, सब। यहां पर केवल आपको लागत पे फोकस किया जा रहा है, और इसी से तो वस्तु की कीमत तय होगी। यही आपको बताएगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है इसकी लागत इतनी है, अब इसमें लाभ जोड़ के उसका मूल्य तय कर दो, ये कहलाता है लागत लेखांकन। और फिर तीसरा होता है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, ठीक है ना। मतलब प्रबंध लेखांकन मतलब क्या है, लेखांकन की वो सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत योजना बनाना, नियंत्रण करना, मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हैं, देखो प्रबंधन आ गया ना, तो लेखांकन का प्रबंधन मतलब लेखांकन से संबंधित उन सारी सूचनाओं की जानकारी होना जिसके माध्यम से आप योजना बना सको, निर्णय ले सको, नियंत्रण कर सको, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये 3 शाखाएं हैं लेखांकन की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर इसमें है लेखांकन की प्रणालियां, लेखांकन की प्रणालियां। लेखांकन की प्रणालियों के अंतर्गत प्रणाली है, सबसे पहले आती है, इसको कहते हैं कैश, रोकड़ प्रणाली, रोकड़ प्रणाली। रोकड़ का मतलब होता है कैश, कैश सिस्टम, समझ रहे ना, कैश सिस्टम की ऐसी संस्थाएं जिसमें पूरा
लेन देन कैश में किया जाता है, वहां पर यह रोकड़ प्रणाली का प्रयोग में लाया जाता है, पूरा काम उनका लेन देन नगद में किया जाता है। तो वहां पर क्या है, इस टाइप की रोकड़ प्रणाली है। जब सब चीज कैश में ही हो रहा है तो आपको एक एक रुपए का डाटा लिखना पड़ेगा, उसको कहते हैं रोकड़ प्रणाली। और ये दरअसल क्या है, ज्यादातर ऐसी संस्थाओं में होता है जो चैरिटेबल संस्थाएं हैं, मंदिर है, धर्मशाला है, अनाथ आश्रम है, ऐसी संस्थाओं में रोकड़ प्रणाली अपनाई जाती है। फिर दूसरी है इकहरा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। इकहरा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण लेखा प्रणाली। देखो सिंगल, इकहरा, अपूर्ण, इसमें क्या होता है, केवल एक पक्ष की ही, एक पक्ष का लेखांकन होता है। मतलब हो सकता है इकहरी प्रणाली में कोई व्यक्ति केवल इनपुट की जानकारी ले कि ये इतना सामान यहां से आया, इसकी ये लागत थी, आउटपुट की जानकारी नहीं देगा। और कोई हो सकता है आउटपुट की जानकारी दे दे, इनपुट की जानकारी नहीं देगा, मतलब एक ही पक्ष की जानकारी होती है, उसको कहते हैं इकहरी प्रणाली। फिर एक होती है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली मतलब समझ रहे हैं, ये सिंगल था कि आगत तो आगत आगत, निर्गत तो निर्गत निर्गत, अब दोनों साइड का कितना आया कितना गया, डबल एंट्री सिस्टम। ये आया उसको आया आया वाले में लिख दिया, जो गया उसको गया वाले में लिख दिया, इनपुट आउटपुट की अलग अलग, तो उसको कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। फिर तीसरी होती है जिसको कहते हैं महाजनी पद्धति। चौथी है महाजनी पद्धति। महाजनी पद्धति को भारतीय पद्धति, भारतीय बही खाता पद्धति भी कहते हैं। भारतीय बही खाता पद्धति, महाजनी पद्धति। जो भारत के सेठ साहूकार व्यापारी लोग, देखना है कि लाल किताब लग के इतनी बड़ी बड़ी किताब, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, वो अपनी भाषा में लेखांकन करते थे, तो उसको महाजनी पद्धति कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी लेखांकन की प्रणालियां हैं, 4 प्रणालियां हैं लेखांकन की। फिर है लेखांकन के उपयोगकर्ता। इस लेखांकन प्रणाली का उपयोग कौन कौन करता है, लेखांकन के उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता, लेखांकन के उपयोगकर्ता। इसके उपयोगकर्ता को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक उपयोगकर्ता, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता के अंतर्गत हैं मालिक, प्रबंधन और कर्मचारी। मतलब समझ रहे ना, ये 3 लोग हैं जिनको लेखांकन की जानकारी हो जाए। मालिक तो समझ रहे ना, कोई व्यक्ति पैसा लगा रहा है तो उसको तो जानकारी होनी ही चाहिए, वही लेखांकन का उपयोग करेगा। दूसरा मैनेजमेंट, जो उस संस्था को चला रहा है उसको भी अपना लेखांकन देखने के अधिकार है। और तीसरा है कंपनी के कर्मचारी, उनको भी लेखांकन देखने का अधिकार, उनको पता तो चलना चाहिए कंपनी को कितना लाभ हो रहा है, उनको कितनी तनख्वाह बढ़ रही है, बोनस मिल रहा नहीं मिल रहा, ये तो ये 3 क्या है, आंतरिक उपयोगकर्ता है। फिर आते हैं बाह्य उपयोगकर्ता, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं। फिर आता है निवेशक, इन्वेस्टर। फिर आते हैं लेनदार, सरकार और शोधकर्ता। ठीक है ना। इन लोगों को भी लेखांकन की जानकारी होनी चाहिए। भाई देखो, बैंक और वित्तीय संस्था, कंपनी ने लोन लिया बैंक से तो बैंक उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। निवेशक, जिनने व्यापार में पैसा लगाया है उनको भी देखने का अधिकार है। लेनदान, जो जिनसे लेना है, जो कंपनी के लेनदार है वो भी। सरकार भी नजर रखने के लिए आपके सिस्टम को देखेगी, और अनुसंधानकर्ता भी आपके लेखांकन को देख सकते हैं। तो देखो, ये इतने लेखांकन के उपयोगकर्ता हैं। अब है लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन की सीमाएं, लेखांकन की सीमाएं में सबसे पहली सीमा है कि यह सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य
नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, मतलब भारत में अलग प्रणाली चल रही है, अमेरिका में अलग प्रणाली चल रही है, ब्रिटेन में अलग प्रणाली चल रही है। फिर दूसरा है, इसमें सिर्फ मात्रात्मक जानकारी को ही लिखा जा सकता है, मात्रात्मक जानकारी ही लिखी जा सकती है, गुणात्मक नहीं लिखी जा सकती, कितना पैसा खर्च हुआ है, कैसा क्या है, क्वांटिटी, केवल क्वालिटी का कोई इसमें जानकारी नहीं मिलती है। और तीसरी होती है, ये पूर्णतः सत्य नहीं होती, पूर्णतः सत्य नहीं होता, कुछ ना कुछ विसंगति इसमें विद्यमान होती है, ठीक है ना। तो ये लेखांकन की सीमाएं हैं। अब है लेखांकन से संबंधित कुछ शब्दावलियां, लेखांकन से संबंधित कुछ शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी, लेखांकन से संबंधित शब्दावली। अब देखो कौन कौन सी शब्दावली है। शब्द और शब्द का बस आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली शब्दावली है व्यावसायिक सौदे, व्यावसायिक सौदे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्यावसायिक सौदे की किन्हीं भी व्यापार में किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच जो लेन देन होता है, व्यापार में किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच जो लेन देन होता है, चाहे वस्तु का लेन देन हो, चाहे सेवा का लेन देन हो, चाहे मुद्रा का लेन देन हो, सब क्या कहलाता है, व्यावसायिक सौदे कहलाता है। अब ये भी तीन रूप में हो सकता है, या तो ये नगद होगा, या ये उधार होगा, या फिर ये बिल के माध्यम से होगा, कैश, उधार और बिल के माध्यम से, ठीक है ना। फिर एक शब्द होता है जिसको कहते हैं प्रोप्राइटर, या हिंदी में कहते हैं मालिक। मालिक तो जानते हो, प्रोप्राइटर, प्रोप राइटर, वो व्यक्ति जो व्यवसाय को प्रारंभ करता है, व्यवसाय का मालिक होता है, इसको प्रारंभ करता है, ठीक है ना। फिर तीसरा शब्द होता है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है, वो धन जो व्यवसाय को प्रारंभ करने में लगाया जाता है उसको पूंजी कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा शब्द है आहरण, आहरण, ड्रॉइंग। मालिक द्वारा व्यवसाय से जो कैश पैसा निकाला जाता है उसको आहरण कहते हैं, ठीक है ना। फिर एक शब्द होता है इसको कहते हैं रहतिया, रहतिया, या इसको स्कंध कहते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है स्टॉक, स्टॉक से समझ गए होंगे, रहतिया। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद जो माल आपके पास बच जाता है उसको स्टॉक कहते हैं। फिर एक होती है असेट, कहते हैं इसको संपत्ति, संपत्ति, असेट। असेट क्या है कि ऐसी कोई भी चीज जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, ऐसी कोई भी चीज जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, व्यवसाय का स्वामित्व होता है। संपत्ति फिर दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं वर्तमान संपत्ति और एक को कहते हैं गैर वर्तमान संपत्ति। एक को कहते हैं वर्तमान संपत्ति और दूसरी को कहते हैं गैर वर्तमान संपत्ति। वर्तमान संपत्ति क्या है, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तुरंत या कुछ समय के अंदर, जैसे मशीन है तो बेच दिया पैसा मिल गया, माल है तो बेच दिया पैसा मिल गया, ये सब क्या है, करंट असेट कहलाती है। और गैर वर्तमान संपत्ति, नॉन करंट असेट, वो असेट कहलाती हैं जिनको एक वर्ष से अधिक समय तक, एक वर्ष से अधिक, एक वर्ष से अधिक समय तक संरक्षित करना होता है। मतलब ये आपका तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है ना। और ये जो गैर वर्तमान संपत्ति, ये भी दो टाइप की होती है, एक को कहते हैं मूर्त और एक को कहते हैं अमूर्त। मूर्त मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अमूर्त जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे मूर्त संपत्ति हो जाएगी आपकी मशीन,
संयंत्र, ये सब मूर्त संपत्ति। और अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आ जाएगा आपका क्रेडिट, आपका पेटेंट, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। फिर एक शब्द होता है जिसको कहते हैं देयताएं, लाइबिलिटीज। देयताएं, लाइबिलिटीज, ठीक है ना। देयताएं, लाइबिलिटीज मतलब क्या है, उस राशि को बता रहा है जो किसी व्यवसाय में देना रहता है, या सीधे सीधे कह दें आपके ऊपर कर्जा कितना है, लाइबिलिटीज, आपके ऊपर देनदारियां कितनी हैं। अब देखो ये देनदारियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं गैर वर्तमान दायित्व, गैर वर्तमान दायित्व। गैर वर्तमान दायित्व वे होते हैं जिनको 1 वर्ष से अधिक अवधि के बाद देना होता है। 1 वर्ष के बाद, आज नहीं देना, 1 वर्ष के बाद देना है। फिर दूसरे होते हैं चालू दायित्व, करंट, जो आपको 12 महीने के भीतर, मतलब 1 साल के अंदर देना पड़ता है। 12 महीने के भीतर में इनका चुकान करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी देयताएं। फिर ऐसे एक शब्द होता है, इसको कहते हैं डेबिटर, एक शब्द होता है क्रेडिटर। डेबिटर मतलब क्या होता है, जो उधारी में माल बेचता है। क्रेडिटर क्या होता है, जो उधारी में माल लेता है। तो ये तो सामान्य शब्द हैं, अपन उपयोगी करते हैं, डेबिटर, क्रेडिटर, ठीक है ना। लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, खर्च। एक खर्च, एक शब्द और होता है जिसको कहते हैं खर्च, एक्सपेंस। खर्च 2 प्रकार का होता है। खर्च तो मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो माल को उत्पादन करने में जो पैसा खर्च होता है उसको खर्चा कहते हैं। खर्चा 2 टाइप से होता है, एक होता है पूंजीगत और एक होता है राजस्व। राजस्व खर्चा मतलब दिन प्रतिदिन का, मतलब आप कर्मचारियों को जो वेतन दे रहे हो, बिजली का बिल जमा कर रहे हो, किराया दे रहे हो। और पूंजीगत खर्चा क्या होता है, जो आपने जैसे मशीन खरीद के लाई, आपने बिल्डिंग बनाई, ये सब पूंजीगत खर्चों के अंतर्गत आते हैं। फिर एक शब्द होता है अशोध ऋण, बैड डेब्ट। अशोध ऋण, बैड डेब्ट। अशोध ऋण मतलब ऐसा कर्जा जो मिलना मुश्किल हो। एनपी पढ़े ना कि बैंकों में एनपी होता, तो वही है जब बैड डेब्ट, अशोध ऋण, कि ऐसा ऋण जो वापस मिलने की संभावना जिसकी बहुत कम हो गई हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से दिवालिया भी समझते हो कि जब व्यक्ति अपना कर्जा चुकाने से असमर्थ हो जाता है उसको दिवालिया कहते हैं। बस इतनी ही शब्दावलियां हैं जो आपको समझना है थोड़ी सी, बाकी तो कोई काम की ओर है नहीं, सामान्य सी बातें ही हैं। अब देखते हैं लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं। लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं। मूलभूत मान्यताएं में मतलब क्या होता है, जिसके आधार पर लेखांकन तैयार किया जाता है। तो देखो, पहली इसकी मान्यता है व्यावसायिक इकाई। व्यावसायिक इकाई या लेखांकन अस्तित्व अवधारणा। लेखांकन अस्तित्व अवधारणा, ये क्या अवधारणा होती है। देखो, ये अवधारणा ये मानती है कि जो व्यावसायिक है, जो व्यवसाय है और उसका जो मालिक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। व्यवसाय और उसका मालिक एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग और स्वतंत्र संस्थाएं हैं।
और दोनों के व्यक्तिगत लेन देन अलग अलग होते हैं। जब कोई मालिक अपने व्यवसाय में पैसा लगाता है तो उसको कहते हैं कि उसने निवेश किया, पूंजी को निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना। और जब कोई मालिक अपने व्यवसाय से पैसा निकालता है तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? आहरण। ऐसे लेखांकन में लिखा पढ़ी की जाती है कि इतना पैसा लिया, ठीक है ना। तो यह अवधारणा यह मानती है कि जो भी व्यापारिक लेन देन होता है, मतलब जो भी व्यवसाय में, ऐसा नहीं कि मालिक है तो कुछ भी कर रहा, सब व्यापारिक दृष्टि से ही होता है, व्यापारिक दृष्टि से ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक इसका दृष्टिकोण है। दूसरा इसका दृष्टिकोण कहलाता है मौद्रिक मापन की मान्यता। मौद्रिक मापन की मान्यता। मौद्रिक मापन की मान्यता मतलब यह मानती है कि जो भी आपका व्यवसाय है सबको आपको क्या है, मॉनिटरिंग रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मौद्रिक, आपके पास संपत्ति कितनी है, आपने पूंजी कितनी लगाई है, आपके ऊपर देनदारियां कितनी हैं, हर चीज को मुद्रा के मूल्य में कन्वर्ट करके ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर एक अवधारणा होती है, इसको कहते हैं, ये दूसरी हो गई, तीसरी लिख लेना, चालू व्यवसाय की मान्यता। चालू व्यवसाय की मान्यता। चालू व्यवसाय की मान्यता यह मानती है कि आप अपना व्यवसाय कभी बंद नहीं करोगे, यह हमेशा चलेगा। चालू व्यवसाय की मान्यता और लेखांकन इसी आधार को मानकर किया जाता है कि यह आपका व्यापार हमेशा चलने वाला है। और चौथी मान्यता है लेखांकन अवधि। लेखांकन अवधि। अब देखो लेखांकन अवधि में मतलब देखो, चालू व्यवसाय की मान्यता में हमने मान लिया कि आपका व्यवसाय सदा चलेगा, सदा चलेगा, लेकिन आप कुछ निश्चित समय में उसको बांट सकते हो। मतलब आप अपना लेखांकन 1 वर्ष का तैयार करो, 6 माह का तैयार करो, 3 माह का तैयार करो, या मासिक आधार पर तैयार करो, लेकिन आपका व्यवसाय भले अनिश्चित काल तक चलेगा, लेकिन उसको निश्चित आप समय के अंदर बांट के उसको लिखा पढ़ी करोगे, ठीक है ना। तो देखो ये सामान्य सी मान्यताएं हैं लेखांकन की, ठीक है ना। आगे अभी जो इसमें कुछ बचा है वो बाद में देखेंगे।